हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका सारथी विकास सर श्रीवास्तव आपका इस अधिगम क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है वो टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पे जाके चेकआउट जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप तक वीडियो पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज हम लोग करने वाले एक्सपेक्टेड टॉप 50 एमसीक्यू जिसका पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं आज, जिसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे, जो कि पार्ट 1 2-3 दिन पहले का आ चुका है। तो आप लोग उस चैनल को जरूर देखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। कौन सी रिकमेंडेड करती है, कौन सी कमिटी रिकमेंड करती है कॉम्पिटिशन एक्ट को। तो इस ऑप्शन है हाई लेवल कमिटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी, अ कमिटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, अ सेंट्रल कमिटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, नॉन ऑफ दिस। अब इसमें से आप लोग देख सकते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट पूछा गया था। क्या पूछा था? कॉम्पिटिशन एक्ट। इस ऑप्शन में क्या है? हाई लेवल ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, कमिटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, ये तो होगा नहीं। और सेंट्रल कमिटी ऑन रिसर्च एंड पॉलिसी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाई लेवल कमिटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट। ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट क्या है? ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट, सबसे पहले तो इसी जाने क्या है। ये अकाउंटेंसी फ्रेमवर्क है जो बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने में 3 तरीके से देखा जाता है, जिसमें आता है सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल से। तो यहाँ पे जो आ जाता है ऑप्शन सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, और बाकी सारे ऑप्शन वो नहीं होंगे। क्लियर। तो ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट समझ में आ गया। ये 3 तरीके से जब अकाउंटेंट वो क्या करता है, तीनों तरीके से उसको चेक करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय कंज्यूमर एज अ कंपनसेशन इज ₹89 लैक्स, द केस अंडर, किस में जाएगा? 89 लाख। अगर हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराने वाले पढ़ें, ओल्ड वाले, तो उसमें क्या था कि 10 लाख था, 10 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिटेशन में जा रहे थे। और 10 लाख के बाद 10 लाख से 1 करोड़ आपको स्टेट में था और 1 करोड़ से वो नेशनल में था पुराने से। अगर न्यू की बात करें, जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2013 वाला आया था, उसमें क्या हो गया कि 1 करोड़ तक आपको डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक स्टेट और 10 करोड़ से वो नेशनल था। तो इस अकॉर्डिंग न्यू पॉलिसी के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। तो कंपनसेशन जो 89 लाख है वो किस में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, रिजर्व इंडस्ट्री फॉर पब्लिक सेक्टर। ये 1956 की बात हो रही है। ये मैंने आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट एमसीक्यू पार्ट्स था उसमें मैंने पढ़ाया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। उसी से उसमें से मतलब एक रामबाण तरीका था जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देगा। तो इसमें से एक और क्वेश्चन आ गया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में इसमें 3 शेड्यूल बनाए गए थे, ABC। तो उसमें पूछा है कि पब्लिक सेक्टर के लिए कितने रिजर्व किए गए थे? तो 12 किए गए थे। कितने? 12 किए थे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ कंपनीज लोन इनटू इक्विटी इज कॉल्ड। कंपनीज लोन को कन्वर्ट करके इक्विटी में, ये किस ऑप्शन में आएगा? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, मैंडेटरी कन्वर्टिंग क्लाउज, या इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, मिनिमम इकोनॉमिक कैपेसिटी, किस में जाएगा? तो वो जाएगा आपको मैंडेटरी कन्वर्टिंग क्लाउज, जो सेक्शन जाता है 62 सब सेक्शन 3 कंपनी एक्ट के साथ। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है। इस सेक्शन के तहत ये मैंडेटरी कन्वर्टिंग क्लॉज आता है जो लोन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इक्विटी में। क्लियर है। नेक्स्ट, विच कैन बी मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें से कौन सा मेथड प्राइवेटाइजेशन है? इसमें से कौन सा मेथड प्राइवेटाइजेशन है? पहला है डिसइन्वेस्टमेंट, डीनेशनलाइजेशन, परचेजिंग शेयर, टेक ओवर और मर्जर। अब आप लोग ये देखेंगे परचेजिंग शेयर हुआ, टेक ओवर हुआ, मर्जर हुआ, ये तीनों जो है वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। क्लियर है। ये तीनों ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट और डीनेशनलाइजेशन ये दोनों प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। क्लियर। 1 एंड 2, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 1 एंड 2। क्लियर। ये जो तीनों परचेजिंग शेयर है, टेक ओवर, ये मर्जर, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए पूछा था डिसइन्वेस्टमेंट और डीनेशनलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कि द
अरेंज करना है फॉलोइंग एक्ट के अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कब कब इस्टेब्लिश हो उस हिसाब से इसको एक्ट। पहला MRTP एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, द फेमा एक्ट। इसको किस किस ईयर के वाइज से इसको अरेंज करना है। तो MRTP एक्ट कब आया था बताइए, MRTP एक्ट कब आया था? 1969, क्लियर है? MRTP एक्ट कब आया था? 1969 में। नेक्स्ट है द सेल ऑफ गुड एक्ट कब आया था? 1930। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872। और फेमा कब आया था? 1999, क्लियर। अब इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरा नंबर, उसके बाद आ जाएगा द सेल ऑफ गुड एक्ट, उसके बाद MRTP एक्ट, उसके बाद फेमा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 33, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसमें से सही जो है उसको टिक करना है। तो पहला जो है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स रेफर टू ऑल फोर्सेज विच एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। सही बात है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स क्या करता है? सारे फोर्सेज पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालता है, क्लियर है? नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स रेफर टू ऑल फोर्सेज विच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये भी सही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स भी बिजनेस इम्पैक्ट पे प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक्सरसाइज नॉट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। क्या बोल दिया है? नॉट बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार इसको इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है, सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट रेफर टू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज द सर्टेन फैक्ट। ये भी करेगा। यानी कौन कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा एंड फोर्थ। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट टेंड टू अराउज अपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या करता है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को बेरोजगार बना देता है। एम्प्लॉय के लिए क्या है? विरोधी है ना। एम्प्लॉय के लिए डिसइन्वेस्टमेंट अगर कर दे, प्राइवेटाइजेशन कर दे सब चीज़ का, तो एम्प्लॉय यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। उसके लिए क्या है? विरोधी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात। यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्लियर। तो क्वेश्चन को आप लोग जैसे पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। तो धीरे धीरे अगर पढ़िएगा तो आराम से इजीली समझ में आएगा क्या आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आंसर टिक लगा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट 35, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंसेटल लिबरेशन ऑफ इंडिया। सही बात है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 उस टाइम क्या होता है? लिबरेशन आ गया था, क्योंकि LPG जो आया था 1991 ही से लाया गया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 90, ये भी बात सही है। दोनों बात क्या है? दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। नेक्स्ट, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय 24 जुलाई 1991। ये भी बात सही है, 24 जुलाई 1991 को अनाउंस किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? BP सिंह गवर्नमेंट। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मैंने MCQ पार्ट 1 में मैंने करवाया है, आप लोग जाकर उसको जरूर से जरूर देखिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। तो दोनों क्या है? सही है, दोनों सही है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द PPP या P3 रेफर्स। P3 रेफर्स क्या करता है? पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, यही रेफर करता है, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, क्लियर है। इफ PPP होल्ड्स द नॉमिनल एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज। नहीं, PPP होल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं करें, गलत बात। द रियल एक्सचेंज रेट विल नॉट एक्सचेंज, बोथ रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज, बोथ रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज मूव टुगेदर। इसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा? बी, द रियल एक्सचेंज को वो एक्सचेंज नहीं करता है, क्लियर बात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ MRTP एक्ट। कौन सी इसमें जो है जो जुरिस्डिक्शन MRTP एक्ट में नहीं आता है? नहीं आता है, डज नॉट दिया है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, डज नॉट फॉल, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रिवेंटेशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस, ये आता है। प्रिवेंटेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये भी आता है, प्रिवेंट करता है। प्रोहिबिशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये इसका काम नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना इसका काम नहीं है, इसका काम क्या है? प्रिवेंटेशन। रेगुलेशन एंड ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सही है। तो यानी तीन, कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन नहीं है। कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है?
अ कंज्यूमर कोर्ट सेट अप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट हैव द पावर टू पनिश। क्या कंज्यूमर कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होता पनिश करने का? ना, ये तो गलत बात हो गया भाई। नेक्स्ट, प्रोफेशनल सर्विस आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सीपीए। प्रोफेशनल सर्विस आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सीपीए। बाहर भी प्रोफेशनल सर्विस लोग सीपीए के तहत देखा जा सकता है, ये सही है। कंज्यूमर कोर्ट कैन नॉट फोर्स अ पर्सन इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग टू कन्फेस हिज क्विट। ये भी बात गलत है। क्या वो रोक नहीं सकता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने से? कंज्यूमर कोर्ट रोक सकता है। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। समझ में आए? नेक्स्ट चलते हैं 41। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ बोल रहा है कि कुछ स्टेट ऑफ इंडिया में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है। तो ये किसका रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस, किस बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत ये आएगा? ठीक है, किस बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत ये आएगा? तो नेक्स्ट चलते हैं जो कि है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक एंड सोशल। अब बताइए, इकोनॉमिक ये इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर करेगा? नहीं, ये फाइनेंशियल में चला। पॉलिटिकल, लीगल, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं। डेमोग्राफिक ये भी नहीं, ये एज, जेंडर, इस सब से डेमोग्राफी। सोशियो कल्चर, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन। इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन है? तो पहला देख लो, मैक्रो इन्वायरमेंट्स। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट्स आगे पहले, उसके बाद आगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये भी सही है। मैक्रो में ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स आता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स में क्या आता है? नेशनल इनकम आता है, और उसके नेशनल इनकम क्या है? पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट पूछे, बिजनेस इन्वायरमेंट्स के बाद इंटरनल इन्वायरमेंट, बिजनेस एथिक्स और पेमेंट, ये भी सही है। क्योंकि पहले क्या था, बिजनेस इन्वायरमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस इन्वायरमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आ जाता है आपको माइक्रो एंड मैक्रो। क्लियर? तो बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल में क्या आता है? बिजनेस एथिक्स है, ये भी सही है, और पेमेंट ऑफ ये भी सही है। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद आया माइक्रो इन्वायरमेंट्स, माइक्रो आ गया। माइक्रो इन्वायरमेंट्स से सप्लायर, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्रो इन्वायरमेंट्स, अब देखिए मैक्रो आया, उसमें उसके बाद आ रहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये यहीं से गलत हो गया ना, उल्टा चला गया। अब फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कस्टमर आ गया, फिर प्रोस्पेक्टिव। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है, जो कि आंसर हमारा कौन सा होगा? सही पूछा है, नॉट करेक्ट सिक्वेंशियल, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है कि इंटरनल इन्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स। इंटरनल इन्वायरमेंट्स में क्या आएगा? तो बिजनेस इथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी। एक मिनट, ये जरा थोड़ा सा कट गया है। बिजनेस एंड मोरल स्टैंडर्ड, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी, प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट्स, और है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और फिफ्थ है इंडस्ट्रियल रिलेशन। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे 5 दिए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, इसमें कट गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो डी है वो है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, और ई है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, इंटरनल इन्वायरमेंट्स में क्या आएगा? बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी, प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट्स, चौथा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और पांचवा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट्स में कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए आप लोग? तो इसमें क्या आएगा? बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स आएगा, ये सही है। बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी, ये भी आएगा, एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी तीनों है, क्योंकि ये इंटरनल की बात हुई। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? वो भी एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये एक और है
फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये भी हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। क्लियर। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मैनी कंट्रोल एंड रेगुलेशन। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में है वो क्या है, बर्डन है किसका, कंट्रोल एंड रेगुलेशन का। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीक टू लिबरेट द इंडस्ट्री फ्रॉम द Sackless of license system. The new industrial policy seek to liberate the industry from the sackless of। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मैनी कंट्रोल रेगुलेशन। ठीक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब इंडिया में होगा तो कंट्रोल रेगुलेशन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीक टू लिबरेट द इंडस्ट्री फ्रॉम सैकलेस ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम्स ना, ये बात गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज अ करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, यहाँ पे देखना है, द की स्ट्रेटजी बिहाइंड एक्वायरिंग अ कंपनी इज टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि क्या होगा, द की स्ट्रेटजी बिहाइंड एक्वायरिंग कंपनी इज टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू, सही बात है। ये क्या करेगा, शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाएगा, जब वो कोई शेयर खरीदेगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्ग्लोमरेशन इज मर्जर बिटवीन टू कंपनी दैट हैव कॉमन बिजनेस एरिया। नहीं, कॉन्ग्लोमरेशन मर्जर में क्या है, मर्जर 5 टाइप्स के होते हैं। कॉन्ग्लोमरेशन में क्या होता है, कॉमन बिजनेस एरिया नहीं होता है, बाकी मर्जर 2 कंपनी का होता है लेकिन दोनों का बिजनेस एरिया कॉमन नहीं होता है। अगर नो लिखा होता, नो कॉमन बिजनेस एरिया, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन ये नहीं है, गलत है। MRTP एक्ट गॉट रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2020, ये सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच 5 ईयर प्लान, अब देखिए 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आ गया, इन विच 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज सेटअप। तो बताइए कौन सा होगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से लेकर 74 तक चला था। ये अशोक रुद्रा मेनन के मॉडल पे आधारित था। इसमें था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज द डिसीजन टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी टेकन। किस 5 ईयर प्लान में सोशलिस्ट बनाया गया था बताइए आप लोग। तो किस में चला जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान में, किस में, सेकंड 5 ईयर प्लान में, पीसी महाबोलिश, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। नेक्स्ट, विच 5 ईयर प्लान हैड प्राइमरी गोल टू एस्टेब्लिश इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। कौन सा है जिसमें सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी था, वो था थर्ड 5 ईयर प्लान। किसमें, थर्ड 5 ईयर, जो डॉक्टर गैडगिल मॉडल के नाम से भी इसको हम लोग जानते थे, गैडगिल मॉडल के नाम से भी हम लोग इसको जानते थे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया था, 7th 5 ईयर प्लान में, किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। क्लियर है। राजीव गांधी के द्वारा जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया था, जो कि था 7th में। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से जो लॉ है, फॉलोइंग लॉ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता, इनकॉर्पोरेशन बैक्सनपी लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, या कॉम्पिटिशन लॉ। क्वेश्चन क्या पूछे, कौन सा ऐसा लॉ है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ ये अफेक्ट करेगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ ये भी करेगा, कॉम्पिटिशन ये भी करेगा। कौन सा ऑप्शन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट 2004 इंट्रोड्यूस द मैंडेटरी ऑफ CSR, सही। कंप्लीट कवर्ड अंडर द will have spent the least 1% of their annual net profit experience the CSR। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ 1 and 2 सही है। ठीक है। थैंक यू नेट एंड JRF, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोग तक और नई नई वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू।